जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आयुष दुबे और हम पर्यावरण विषय को पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट विषय को हम पढ़ रहे हैं। और इन्वायरमेंट में अभी हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है वो हम देखें तो हमने सबसे पहले पर्यावरण के इंडेक्स के बारे में पढ़ा था कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, वो हमने सबसे पहले पढ़ा था। फिर हमने पर्यावरण में प्रमुख दिवस जो हैं, जो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस हैं, उनके बारे में पढ़ा है। पर्यावरण से संबंधित जो कानून हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, कौन कौन से कानून हैं। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड जो संस्थान हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हों चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हों, उनके बारे में हमने पढ़ा है। जैसे कि IUCN हो गया, है ना, रेड डाटा बुक हो गई, और नीरी हो गया, टेरी हो गया। ठीक है, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व। अगर हम बात करें कि पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, जिन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है और पर्यावरण के क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम है ना, पर्यावरण के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, उस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बेसिकली क्या है, आज के लेक्चर का जो हमारा मेन टाइटल है वो है प्रमुख पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, तो हम इन्हें बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं भारत में, उनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कौन है? पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं और बेसिकली पर्यावरण में किससे संबंधित हैं? तो पर्यावरण में कृषि से संबंधित हैं, है ना। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हमें ये मिलते हैं MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। किसके जनक हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ये लेकर आए थे। कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन? 1967, यानी 1970 के दशक में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। हरित क्रांति का मतलब क्या था? हरित क्रांति का मतलब था जो फसल की पैदावार है उसमें वृद्धि करना। तो हरित क्रांति क्या था? फसल पैदावार में वृद्धि, इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, कृषि से संबंधित ये क्रांति है, फसल पैदावार में वृद्धि ही क्या कहलाती है? हरित क्रांति कहलाती है। तो MS स्वामीनाथन साहब जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, है ना, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 2023 में हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनके नाम पर एक अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ बनाया गया है? जो चेन्नई में बनाया गया है। इनके नाम पर एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। जो कहाँ बनाया गया है? यह अनुसंधान केंद्र चेन्नई में बनाया गया है। ठीक है, मद्रास में बनाया गया है और भारत के हरित क्रांति के जनक थे। इनका करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। 28 सितंबर में इनका निधन हो गया है। 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया और इन्हें भारत रत्न भी दिए जाने की घोषणा की गई है पिछले साल। तो भारत रत्न सम्मान भी इन्हें दिया गया है ना। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन साहब। ठीक है, MS स्वामीनाथन साहब के बारे में ये भी याद रख सकते हैं हम, हमें याद रखना है कि 2004 में एक आयोग बना था, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग। कौन सा आयोग था? 2004 राष्ट्रीय किसान आयोग। तो वो भी इन्हीं के समय पर बनाया गया था, है ना। इनका बड़ा योगदान था उसको बनाने में। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004। तो MS स्वामीनाथन के बारे में ये सारी बातें हमें याद रखनी है। तो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले व्यक्ति कौन है? सबसे पहले व्यक्ति आए हैं MS स्वामीनाथन साहब। ठीक है, पहला पहला जो नाम हमें याद रखना है वो किसका याद रखना है? MS स्वामीनाथन साहब का याद रखना है। और MS स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिनके नाम पर एक अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये अनुसंधान केंद्र? चेन्नई में मिलेगा। इन्हें भारत रत्न दिया गया है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक थे। 1967 में हरित क्रांति आई थी और 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। ठीक है, अब
थोड़ी सी बात जो है हम हरित क्रांति की करते हैं। देखिए, चूँकि पढ़ने में आ गई है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति बेसिकली है क्या, इस बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, हरित क्रांति क्या है। ये फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी से संबंधित है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। कब हुई थी ये, कब आई थी भारत में, से संबंधित। कब आई थी भारत में? भारत में आई थी 1967-68 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला है इससे, पंजाब लाभान्वित हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फसल लाभान्वित हुई वो गेहूँ फसल लाभान्वित हुई। मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई? गेहूँ की फसल में हुई है। ठीक है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर भारत में देखें तो भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन, जो अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो हरित क्रांति के बारे में ये सारी बातें हमें याद रखना है। फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी से संबंधित है, 67-68 में आई है। सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य लाभान्वित हुआ है। गेहूं की फसल की पैदावार सबसे ज़्यादा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके जनक हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और जो हरित क्रांति शब्द है भारत में दिया है जिसने, ये फैक्ट भी हमसे पूछा जाता है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो डॉक्टर विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं हमारे। ये बेसिकली एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित तथ्य हैं। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है पर्यावरण में। तो देखिए, प्रमुख व्यक्तित्व में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने MS स्वामीनाथन साहब के बारे में पढ़ा। और जब हम MS स्वामीनाथन साहब के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं। ठीक है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये हमारे दूसरे नंबर पर प्रमुख व्यक्तित्व में आ जाएंगे। चलिए, इनको हम यहीं लिख देते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये क्या है? ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाएंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इनके नाम पर एक अनुसंधान संस्थान मिलेगा मैक्सिको में। तो मैक्सिको में इनके नाम पर एक अनुसंधान संस्थान है। किनके नाम पर? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये क्या हैं? ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे अगर हम बात करें कि तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो कैलाश सांकला साहब। ये भी पर्यावरण शास्त्री हैं, है ना, सांकला। ये भी पर्यावरण शास्त्री हैं, यानी पर्यावरण के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। और ये क्यों फेमस है इंडिया में? क्योंकि इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया, तो इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने बाघ संरक्षण के लिए बहुत काम किया। और ये बेसिकली राजस्थान के थे। कहाँ के थे? राजस्थान के थे। इन्होंने बाघ संरक्षण के लिए बहुत काम किया, यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके लिए बहुत काम किया इन्होंने, इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघ बाघ पुरुष कहा जाता है, टाइगर मैन, है ना, फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट भी इन्हें कहा जाता है, कैलाश सांकला। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो एक हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम, अब चूँकि हम हरित क्रांति की बात कर रहे हैं तो हम वर्गीस कुरियन साहब की बात करते हैं। वर्गीस कुरियन, ये जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो हमें ये फिर से मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब हम वर्गीस कुरियन साहब की बात करते हैं तो ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति के जनक, इसे वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता था। इसे कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन।
अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? श्वेत क्रांति जो थी भारत में, वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? दुग्ध उत्पादन से। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि वाइट रेवोल्यूशन क्या था, वाइट रेवोल्यूशन क्या था भारत में, तो वाइट रेवोल्यूशन जो है ये 1970 के दशक में भारत में आया था। ठीक है, कोई फिक्स सन नहीं है इसका, 1970 के दशक में ये भारत में आया और ये बेसिकली श्वेत यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था ये। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से ये संबंधित था। ठीक है, और भारत जो है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ठीक है, और इसी समय पे अमूल कंपनी की भी स्थापना हुई थी। एक अमूल कंपनी है ना, अमूल कंपनी, जिसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क इन यूनियन लिमिटेड, है ना। ये कहाँ पर है? ये बेसिकली गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल कंपनी की जो स्थापना है ये भी हुई है जब वाइट रेवोल्यूशन जो है वो आया है। तो वाइट रेवोल्यूशन जो था वो कब हुआ? वो 1970 के दशक में हुआ है, 1970s में ये हुआ। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये मिल्क प्रोडक्शन से, यानी कि दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। बाद में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना और यही वो समय है जब अमूल कंपनी यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है? तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, फादर ऑफ वाइट मैन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें इसके अलावा या इसके बाद और भारत में कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए या जो पर्यावरण से संबंधित जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, तो एक हैं सलीम अली। सलीम अली, देखिए सलीम अली जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं एक। ठीक है, और इन्हें भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिन्होंने पक्षियों से रिलेटेड बहुत सारे अनुसंधान काम किए हैं, इसीलिए इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या नाम है इनका? सलीम अली, है ना। एक पिक्चर आई थी जो रोबोट 2.0 या 2.0, एक मूवी आई थी जिसमें अक्षय कुमार और रजनीकांत वगैरह जो रहते हैं, वहाँ पे एक पक्षी वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। तो वो जो कैरेक्टर है वो बेसिकली सलीम अली का जो कैरेक्टर है उनके नाम से लिया गया है ना, उनके नाम से जो प्रचलित है। और सलीम अली के नाम पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान मिलता है जम्मू कश्मीर में, और वन्य जीव अभ्यारण्य है गोवा में। मतलब कि एक राष्ट्रीय उद्यान है इनके नाम पे, सलीम अली के नाम पे। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कहाँ पे है? वो गोवा में है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो कहाँ हो जाएगा? वो गोवा में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए एक है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, इन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत काम किया है और राजस्थान में इन्होंने बहुत काम किया है इनकी संस्था ने, इसीलिए भारत के जल पुरुष इन्हें कहा जाता है। जल संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में जल पुरुष की इन्हें संज्ञा दी जाती है। एक व्यक्ति हैं रविंद्र कुमार सिन्हा साहब। रविंद्र कुमार सिन्हा साहब, रविंद्र कुमार सिन्हा जो हैं इन्होंने डॉल्फिन जो मछली होती है
उसके संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा साहब को कहा जाता है। ठीक है। एक लतिका नाथ हैं जिन्हें टाइगर प्रिंसेस कहा जाता है। लतिका नाथ, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टाइगर प्रिंसेस कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो उपनाम है ना, ये बेसिकली जो उपनाम है ये भी हमें याद रखने हैं, है ना। तो प्रमुख व्यक्ति हैं, साथ में जो है हम इनके उपनाम भी पढ़ रहे हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो ये उपनाम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ठीक है। टाइगर प्रिंसेस किसे कहते हैं? ठीक है। वाटर मैन ऑफ इंडिया यानी कि जल पुरुष किसे कहा जाता है? या बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रमुख व्यक्ति में और कौन आएंगे, तो एक हमारे सुंदरलाल बहुगुणा साहब हैं। ठीक है। जो हम एक बहुत प्रमुख आंदोलन था चिपको आंदोलन, और चिपको आंदोलन को चलाने वाले थे ये सुंदर लाल बहुगुणा साहब। ठीक है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, इन्होंने चिपको आंदोलन को चलाया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता। ठीक है। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन, वहाँ हमको चिपको आंदोलन मिलेगा, है ना, और थोड़ा डिटेल में मिलेगा। फिर हम सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पढ़ेंगे। एक गौरा देवी हैं, वो भी चिपको आंदोलन से संबंधित है ना। चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है उनको, तो ये भी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। जैसा चिपको आंदोलन चला था उत्तर में, ठीक उसी प्रकार का एक आंदोलन कर्नाटक में भी चलाया गया था। उस आंदोलन का नाम था एप्पीको आंदोलन। क्या नाम था? एप्पीको आंदोलन। तो उसको चलाया था पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े, ये किससे संबंधित थे? ये एप्पीको आंदोलन से संबंधित थे। कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1983 में चलाया गया था। तो 1983 कर्नाटका में चलाया गया ये आंदोलन था। ये हमें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेघा पाटकर हैं एक, मेघा पाटकर, इनका नाम महत्वपूर्ण है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक आंदोलन था नर्मदा से संबंधित, बड़े बड़े बांधों के बनाने के विरोध में, तो उससे संबंधित महिला हैं ये, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी हैं। तो इन्होंने भी पर्यावरण के लिए काम किया है। तो बेसिकली पर्यावरण से संबंधित ये प्रमुख व्यक्ति हैं, और इन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हमें याद रखना है। इन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में प्रश्न आने की संभावना होती है। ठीक है। जिन्होंने पर्यावरण से संबंधित काम किए हुए हैं। ठीक है। शुरुआत होती है एम एस स्वामीनाथन साहब से, ठीक है, जिन्होंने हरे कृषि के लिए काम किया। फिर नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है। कैलाश शांकला साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। वर्गीज़ कुरियन हैं जो कि वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हैं, इनके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में मिलेगा, अभ्यारण्य गोवा में मिलेगा। राजेंद्र सिंह जो हैं वो जल पुरुष कहलाते हैं, ना, यानी कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाटर मैन ऑफ इंडिया। रविंद्र कुमार सिन्हा जो हैं वो डॉल्फिन मैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, है ना। लतिका नाथ जो है वो टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया कहलाती हैं। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। पांडुरंग हेगड़े, जैसा चिपको आंदोलन था वैसा ही कर्नाटक में 1983 में एक आंदोलन हुआ था एप्पीको आंदोलन, उससे संबंधित थे। मेघा पाटकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये सभी लोग जो हैं ये पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है। एक और व्यक्ति हैं आइस मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये कौन है? ये है चेवांग नौफेल। चेवांग नौफेल, क्या नाम है इनका? चेवांग नौफेल। ये कौन है? ये आइस मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। आइस मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लद्दाख में ग्लेशियर बनाए हैं बहुत सारे कृत्रिम, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ग्लेशियर बनाए हैं लद्दाख में बेसिकली।
किसने? चेवांग नॉफेल ने। ठीक है, तो ये सभी हमें याद रखना है जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है प्रमुख व्यक्ति वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के साथ हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।